वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों की बुक का नाम है मीडिएवल सोसाइटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। हिंदी में बोले तो भाई मध्ययुगीन समाज वैश्विक परिप्रेक्ष्य। इस बुक का भाई ऑलरेडी मैं आप लोगों को फर्स्ट और ये सेकंड यूनिट जो है कंप्लीट करा चुका हूं, यानी कि आप लोगों के टोटल 4 चैप्टर जो है यहां तक कंप्लीट करा चुका हूं। सारी वीडियोस का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज से भाई हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की थर्ड यूनिट, जिसमें आप लोगों को चाइना के बारे में पढ़ाया गया। तो आज हम ये 5th लेसन कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 6th लेसन भी कंप्लीट करा दूंगा। इसके साथ साथ भाई हमने और भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं। सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट वाइज वीडियोस जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके सारे सब्जेक्ट्स की भी आप पढ़ाई जो है कर सकते हैं। अब भाई आप लोगों की स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, यहाँ पे मुझे फॉलो अप करके जो है अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भाई मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस जो है स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को नोट्स वगैरह हर एक चीज जो है वहां पे प्रोवाइड कराई जाती है। बात करते हैं भाई अपनी यूनिट की। तो यूनिट है हमारी सेकंड, जिसका नाम है भाई मध्यकालीन चीन। यानी कि इस पूरी यूनिट में जो 2 चैप्टर है उसमें हम चीन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने भाई फर्स्ट यूनिट में यूरोप के बारे में पढ़ा था और सेकेंड यूनिट में हमने अरब के बारे में पढ़ा था। और जो चैप्टर है भाई हमारा है वो है 5th। तो इस चैप्टर में भाई हम चीन जो है मध्यकालीन चीन, मध्यकालीन का भाई आप लोगों को मतलब पता ही होगा, जो 600 ईस्वी से 1400-1500 ईस्वी तक का जो टाइम है, इस टाइम को बोला जाता है भाई मध्यकाल। और इसी टाइम में भाई चीन में क्या क्या हुआ तो वही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है भाई हमारी चीन में वंशवादी परिवर्तन। यानी कि मध्यकाल जो चीन था भाई उसमें कौन कौन से वंशों ने शासन करा है, कौन कौन से राजाओं ने शासन करा है, किस किस वंश के राजाओं ने शासन करा है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। मेनली आपको 4 जो है वंश पढ़ाए गए हैं, जिससे आप लोगों का जो है पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि भाई जो चीन की सभ्यता है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। जैसे भारत की भाई आप लोगों की हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना होगा, वो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसी टाइप से भाई जो चीन में सभ्यता हुई थी वो भी बहुत ही ज्यादा पुरानी सभ्यता है। और जैसा कि भाई आपने और भी देशों में देखा, और भी राष्ट्रों में देखा, जैसे आपने यूरोप में देखा, भारत में देखा कि भाई बहुत सारे राजवंशों ने शासन करा। यूरोप में, भारत में दास वगैरह प्रथा चलती थी भाई, और सामंती समाज वगैरह चलता था यूरोप में, भारत में, और भी बहुत सारी कंट्रीज में। इसी टाइप से भाई ये सारी चीजें चीन में भी हुआ करती थी। चीन इन सब चीजों से अलग बिल्कुल भी नहीं रहा। और जैसे भाई हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यूरोप में भाई मध्यकालीन जो यूरोप था वहां पे ईसाई धर्म जो था वो ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। पूरा ईसाई धर्म जो है बहुत ज्यादा फैल गया था। इसी टाइप से भाई जो मध्यकालीन चीन है हमारा, यहाँ पे कौन सा धर्म मेन था, वो था भाई हमारा बौद्ध धर्म मध्यकालीन चीन में। इसके साथ साथ भाई अगर हम बात करें भाई मध्यकालीन चीन से पहले, यानी कि 600 ईस्वी से पहले चीन में जो है भाई सब कुछ जो है एकदम बढ़िया चल रहा था। वो क्यों? क्योंकि भाई जो यहाँ पे शासन करने वाला जो राजवंश था, हॉन राजवंश, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत था। यानी कि इसका जो प्रशासन करने का तरीका था ना वो बहुत ज्यादा सही था। और इस राजवंश ने भाई जो ग्रामीण लोग होते हैं, जैसे कि भाई किसान हो गए, मजदूर हो गए, इन सबको विकास करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। इस वजह से चीन जो है हॉन राजवंश के शासन तक भाई बहुत ज्यादा सही था। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी उस टाइम में चीन तक। लेकिन भाई जब मध्यकालीन चीन आया, यानी कि जब 600 ईस्वी का टाइम आया, तो भाई चीन में जो है उथल पुथल का दौर जो है और अशांति का दौर जो है शुरू हो गया। वो कैसे? क्योंकि भाई अब चीन में जो है बहुत सारे राजवंश आने लग गए, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें वगैरह आने लग गई। और समय समय पर भाई बहुत सारे राजा जो है आते चले गए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक ही राजवंश ने शासन करा हो, नहीं भाई। मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था टोटल 4 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे हम मध्यकालीन चीन में। वो चीज भाई अभी समझेंगे। लेकिन भाई सबसे पहले ये 2 चीजें और समझ लो। जैसे कि भाई चीन में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था भाई पीली नदी। अब वो जो नदी थी उसके आसपास का जो एरिया था उसे कहते हैं भाई हम पीली नदी घाटी। तो वो जो पीली नदी घाटी है ना, वो चीनी संस्कृति में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ये इस नदी के आसपास का सारा एरिया। क्योंकि भाई जब चीन में बाहर के भी राजाओं ने शासन करा जो चीन के नहीं थे, उन लोगों के शासन करने के बावजूद भी ये जो पीली नदी घाटी वाला एरिया था, इसने अपनी जो है पहचान बनाए रखी, अपनी संस्कृति जो है बनाए रखी, जो चीन की संस्कृति हुआ करती थी। तो इस वजह से भाई ये जो एरिया था पीली नदी घाटी वाला, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था चीन में। और इसी एरिया में भाई पीली नदी घाटी वाले एरिया में और बेई नदी घाटी वाले एरिया में बात करें भाई हम मध्यकालीन चीन से पहले किसका शासन हुआ करता था, यानी कि 600 ईस्वी से पहले किन लोगों का शासन हुआ करता था? तो भाई यहाँ पे हुन लोगों का शासन हुआ करता था, तुर्की लोगों का शासन हुआ करता था और बहुत सारे
कई खानाबदोश राजवंश भी शासन कर चुके हैं इस वाले एरिया में, जो चीन की पीली नदी घाटी वाला एरिया है और बेई नदी घाटी वाला एरिया है। तो भाई ये जो है सारा जस्ट इंट्रोडक्शन था, तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद रहते तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा। इसमें आप लोगों से जो है पेपर में नहीं पूछा जाता। मेन जो क्वेश्चन आप लोगों का बनता है वो आप लोगों से इस टाइप से बनेगा कि भाई चीन में जो वंशवादी परिवर्तन हुआ है मध्यकालीन चीन में, वो आप लोगों को बताना है। यानी कि जो चीन में अलग अलग वंश के राजाओं ने शासन करा, वो सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी होती है। पेपर में इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो टोटल भाई मध्यकालीन चीन में 4 राजवंशों ने शासन करा है, तो इनके बारे में आप लोगों को याद रखना बस। तो पहला जो वंश था भाई वो था हमारा तांग राजवंश, और तांग से पहले मैंने आप लोगों को बताई दी है किस राजवंश का शासन था, हांग राजवंश का। अभी आपने ऊपर पढ़ा था हांग राजवंश जो था उसका शासन हुआ करता था मध्यकालीन चीन से पहले, यानी कि 600 ईस्वी से पहले। लेकिन भाई जब मध्यकालीन चीन आया तो भाई तांग राजवंश का जो है शासन शुरू हो गया, और इनका शासन जो है भाई ये आप लोगों का 618 ईस्वी से 907 ईस्वी तक चला। और इनसे जस्ट पहले की बात करें कि इनसे जस्ट पहले कौन सा शासन था भाई चीन में, तो वो था भाई सुई राजवंश। यानी कि जो होंग राजवंश था और ये जो तांग राजवंश है, इनके बीच का भी एक शासन हुआ करता था, वो था सुई राजवंश। अब ये जो तांग नामक राजवंश जो मध्यकालीन चीन में आ गया था, तो भाई इसकी शुरुआत किसने करी, इसकी नींव किसने रखी, तो भाई एक ली नामक परिवार था। अब ये नाम थोड़े अजीब से हैं भाई चाइनीज लोगों के, तो याद रखना ली नाम के परिवार ने तांग राजवंश की शुरुआत की थी। और इसी परिवार ने क्या करा था भाई, जब सुई राजवंश का पतन हो गया था, यानी कि जब सुई राजवंश खत्म हो गया था, तो जो पावर थी, जो पूरा कब्जा था पूरे चीन का, वो सब ली परिवार ने जो है अपने हाथों में ले लिया था। और फिर इन्होंने भाई एक राजवंश की शुरुआत करी जिसे हम कहते हैं तांग राजवंश, जो 618 से 907 तक चला था। अब ये तांग राजवंश तो भाई आ गया, ली नामक परिवार ने बना दिया तांग राजवंश को। लेकिन भाई जब तांग राजवंश ने चीन में शासन करा तो इसने अपनी जो राजधानी है वो सियान शहर को बनाया था। क्यों? क्योंकि सियान जो था ना भाई उस टाइम पे सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। इस वजह से भाई तांग राजवंश ने अपनी राजधानी भी सियान शहर को ही बना लिया। अब ये जो तांग राजवंश था ना भाई, इसके टाइम पे चीन जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था, और जो चीनी सभ्यता थी, यानी कि चीनी जो समाज था, चीनी जो लोग थे, वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। यानी कि बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहे थे ये लोग, चीन के लोग, तांग राजवंश के टाइम पे। अब ये चीज भाई हमें कैसे पता लगी, क्योंकि भाई जो हांग राजवंश था ना भाई, तांग राजवंश से जो पहले हांग राजवंश हुआ करता था, मैंने आप लोगों को बताया था, तो उनके टाइम पे जो चीन के लोग थे ना, चीन की जो जातियां थी, उन्हें हान चीनी बुलाया जाता था। इतना मान हुआ करता था भाई ये हांग राजवंश। लेकिन भाई जब तांग राजवंश आया तो भाई इसे हांग राजवंश से भी ज्यादा जो है महान माना जाने लगा भाई। क्यों? क्योंकि भाई इसके टाइम पे चीन में बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी, बहुत ज्यादा विकास हुआ था। बात करें भाई इनके टाइम पे जनसंख्या कितनी हुआ करती थी चीन में, तो भाई इनली लोगों ने, यानी कि तांग जो राजवंश था, तांग जो साम्राज्य था, तांग जो राजा थे, उन लोगों ने भाई जनगणना कराई थी 7वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। तो उस जनगणना से पता लगा कि भाई चीन की जो आबादी हुआ करती थी ना उस टाइम पे, वो लगभग 50 करोड़ की थी भाई। फिर भाई इन्होंने 9वीं शताब्दी में जाके दोबारा से जनगणना करवाई, लेकिन वो जनगणना जो है कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन भाई कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया, कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि 9वीं शताब्दी तक आते आते ये 5 करोड़ आबादी से बढ़कर 8 करोड़ तक पहुंच गई थी भाई आबादी, तांग राजवंश के शासनकाल में। अब आप खुद सोचो भाई, लोग इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इतने ज्यादा इसलिए तो बढ़ रहे होंगे क्योंकि भाई इनका खाना पीना रहन सहन जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया होगा, सुधर गया होगा, जिस वजह से भाई लोगों की मृत्यु कम हो रही है और लोग जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा जो है कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये विकास की वजह से ही हुआ था सब। इस वजह से भाई जो तांग राजवंश है इसे बहुत ज्यादा महान राजवंश जो है कहा जाता है। अब तांग राजवंश ने भाई इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए क्या करा, लाखों सैनिकों की जो है फौज खड़ी कर दी भाई इन लोगों ने। और इसी सेना की वजह से भाई क्या हुआ, जो तांग राजवंश ने क्या करा, जो मध्य एशिया के जो क्षेत्र थे, यानी कि अफगानिस्तान के आसपास के आप क्षेत्र देखोगे, इन सारे एरिया पर अपना कब्जा जमा लेता, और ऊपर से जो रेशम मार्ग था जो मध्य एशिया से होते हुए आप लोगों का यूरोप वगैरह में जाता, तो यहाँ पे भी सारा जो है अपना कब्जा कर लेते इन सारे एरिया में, इतनी बड़ी सेना के चलते। धीरे धीरे भाई जो उन एरिया के राजा वगैरह हुआ करते थे, वो सब भी तांग राजवंश को एक तरीके से मालिक वगैरह जो है मानने लगे अपने, क्योंकि भाई तांग राजवंश के पास इतनी बड़ी सेना थी और उसने भाई
मध्य एशिया को अभी अपने कब्जे में ले लिया था, और सारा जो आप लोगों का रेशम मार्ग था जो मध्य एशिया से होते हुए पूरे यूरोप तक फैला, तो आसपास के सारे एरिया के जो राजा थे उन सब ने तांग वंश के राजाओं को अपना मालिक मान लिया था। इस वजह से भाई तांग राजवंश के समय में बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी चीन की। इसके साथ साथ भाई तांग राजवंश का प्रभाव जो है वो कोरिया में भी देखने को मिलता था, जापान वगैरह, वियतनाम वगैरह में भी देखने को मिला उस टाइम पे। अबे भाई इतना सारा एरिया तो तांग राजवंश ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन भाई इस सारे एरिया पे शासन चलाने के लिए लोगों वगैरह का तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला एक राजा तो शासन नहीं कर पाएगा, इतने सारे एरिया को संभाल नहीं पाएगा। तो तांग राजवंश के राजाओं ने क्या दिमाग चलाया भाई, इन लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए यानी कि शासन करने के लिए जो राजा के साथ काम करेंगे, राजा के लिए काम करेंगे, तो इन नौकरियों के लिए भाई तांग राजवंश ने एग्जाम वगैरह करवाने शुरू कर दिए। एग्जाम भाई आज के टाइम पे जो रिटर्न एग्जाम होता उस तरीके का एग्जाम नहीं, मतलब जो उन्हें जिस तरीके की जरूरत थी लोगों में उस तरीके की जो है जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी लोगों में कि आओ भाई अपना टेस्ट दो आके और फिर जाके जो है तुम्हारी जॉब लग जाएगी। इससे क्या होने लगा भाई, तांग राजवंश में बहुत ही ज्यादा जो योग्य लोग थे वही शासन में जुड़ गया। तो खुद सोचो भाई जब इतने सारे योग्य लोग शासन को संभालेंगे तो शासन जो है वो कितना आगे जाएगा। तो इस वजह से भाई तांग राजवंश के टाइम पे बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी चीन में। और भाई सिर्फ क्षेत्र वगैरह में या सेना वगैरह में या योग्य लोगों के प्रशासन में ही तरक्की नहीं हुई भाई तांग राजवंश के टाइम पे, बल्कि जो संस्कृति का क्षेत्र था यानी कि संस्कृति में भी बहुत ज्यादा विकास हुआ। वो कैसे, क्योंकि भाई ये जो तांग राजवंश का जो टाइम था ना, ये कवियों के लिए बहुत ही ज्यादा सुनहरा टाइम था, बहुत ही अच्छा टाइम था, क्योंकि भाई इसी टाइम पे जो चीन के सबसे दो प्रसिद्ध कवि हैं, सबसे ज्यादा दो फेमस जो कवि हैं, ली बाई और दूफू, इन्होंने भाई अपनी जो है कविताएं वगैरह बनाई थी, रची थी उस टाइम पे। इसके साथ साथ भाई कुछ जाने माने चित्रकार भी जो है इसी टाइम पे रहते थे तांग राजवंश के टाइम पे। तो खुद सोच सकते हो भाई हर फील्ड में कितना ज्यादा तरक्की कर रहे थे भाई तांग राजवंश के टाइम पे। हमने भाई सेना के क्षेत्र में देखा कि सेना वगैरह कितनी बड़ी थी। इसके साथ साथ भाई हमने ये भी देखा कि इनके पास एरिया कितना बड़ा था, क्योंकि भाई इन्होंने मध्य एशिया का भी पूरा एरिया अपने अंडर में ले रहे थे, और साथ ही साथ जो रेशम मार्ग हुआ करता था जो मध्य एशिया से पूरे यूरोप वगैरह तक जाता था, उसके आसपास के भी सारे एरिया इन्हीं के अंडर में थे, और चीन वाला पूरा एरिया भी इन्हीं के अंडर में था। इसके साथ साथ भाई शासन करने के लिए भी इन्होंने योग्य लोगों को चुना, उसके लिए एग्जाम वगैरह करवाने शुरू कर दिए इन लोगों ने। और जनसंख्या भी देखी भाई हमने कितनी तेजी से जो है बढ़ रही थी इनके टाइम पे, तो यानी कि हर फील्ड में देखे तो तरक्की हुई थी इनके टाइम पे। इसके साथ साथ भाई कई विद्वानों ने भाई बहुत सारी बुकें वगैरह भी लिखी जो भाई साहित्य वगैरह से रिलेटेड थी, ज्ञान वगैरह से रिलेटेड थी, भूगोल वगैरह से रिलेटेड थी, और उन सारी बुकों को भाई आज के टाइम पे भी पढ़ा जाता है चीन के अंदर। और इन्हीं के टाइम पे देखे तो भाई बौद्ध धर्म भी जो है बहुत ही ज्यादा फैला था। इससे पहले भाई बौद्ध धर्म जो है वो इतना नहीं फैला था, लेकिन तांग राजवंश के टाइम पे बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैला पूरे चीन में और पूरी तरीके से विकसित हो गया पूरे चीन में। तो ओवरऑल देखे तो भाई तांग राजवंश के शासनकाल में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। फिर भाई 9वीं शताब्दी आई, 9वीं शताब्दी तक इन्होंने क्या करा भाई, तांग वंश के राजाओं ने जो इतना बड़ा एरिया इनके कब्जे में आ गया था, तो उन सारे एरियाओं को, छोटे छोटे एरियाओं को क्या करा, कंट्रोल करने के लिए अमीर लोगों को दे दिया, यानी कि शासन करने के लिए अमीर लोगों को दे दिया वो एरिया, ताकि भाई ये जो अमीर लोग थे, सामंत लोग थे, ये इन सारे एरिया पर भाई शासन चलाने में राजा की मदद करें। अब राजा भी भाई कितनों पे कंट्रोल रख लेता, तो एक दिन आके भाई इन अमीर लोगों ने ही क्या करा, राजा के ही विरोध यानी कि तांग साम्राज्य के विरुद्ध जो है युद्ध शुरू कर दिया इन सब ने मिलकर एक साथ, जिससे जो है भाई धीरे धीरे तांग राजवंश खत्म हो गया। अब ये जो अमीर लोग हुआ करते थे, इन्हें भाई चीन में उस टाइम पे क्या बोला करते थे, जिया दूसी। तो नाम याद रख सको तो रख लेना, अदरवाइज आप अमीर सामंत लोग भी बोल सकते हो। आई होप आप लोगों को तांग राजवंश का टाइम जो है पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं भाई तांग राजवंश के बाद जो दूसरा शासन आया है वो है भाई हमारा सोंग राजवंश। अब ऐसा नहीं है कि भाई तांग राजवंश के तुरंत बाद जो है सोंग राजवंश आ गया, नहीं, इसके बीच में भाई बहुत सारे छोटे छोटे जो है राजवंश आए जिनका टाइम जो है बहुत ही कम था, यानी कि एक एक दो साल था बस। लेकिन फिर जाके भाई आप लोगों का 960 ईस्वी में सोंग राजवंश आता है जो आप लोगों को 1289 तक चला। और फिर इसके बाद जो है भाई आप लोगों का युआन राजवंश आया जिन्हें आप मंगोल राजवंश भी बोलते हो। तो मंगोल या युआन राजवंश ने ही फिर जाके 1289 में इस राजवंश को खत्म कर दिया था।
तो पहले भाई सोंग राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे युआन राजवंश के यानी कि मंगोल राजवंश के बारे में भी पढ़ेंगे। अब जैसे भाई तांग राजवंश के टाइम पे बहुत ज्यादा तरक्की हो रही थी, तो उसी तरीके से भाई जो सोंग राजवंश था इनके टाइम पे भी भाई प्रशासनिक कार्यों में, सेना के कार्यों में और विज्ञान में बहुत ज्यादा जो है तरक्की देखी गई। और इन्हीं के टाइम पे भाई क्या हुआ, सोंग राजवंश के टाइम पे ही पहली बार जो है कागज के नोट वगैरह जो है छापे जाने लगे चीन के अंदर, और पहली बार जो है टिकाऊ नौसेना तैयार करी। यानी कि नौसेना छोटी मोटी तो हुआ करती थी पहले के टाइम पे भी, लेकिन इन लोगों ने टिकाऊ मजबूत नौसेना जो है पहली बार तैयार करी थी चीन में। इस वजह से भाई इनका जो है प्रशासन वगैरह बहुत सही चलता था, सेना वगैरह का जो है बहुत ज्यादा सही चलता था, और विज्ञान वगैरह में भी भाई उन्होंने जो है बहुत ज्यादा विकास किया था। जैसे कि कभी भाई कागज के नोट छाप रहे हैं तो भाई उसमें टेक्नोलॉजी तो लगती है, साइंस तो लगती है, तो इस वजह से इन लोगों ने विज्ञान वगैरह में भी बहुत ज्यादा तरक्की करी थी। और इन्हीं के टाइम पे भाई क्या हुआ था, जो बारूद का इस्तेमाल है ना वो सबसे पहले हुआ था। इसके साथ साथ भाई चुंबक के जरिए जो दिशा वगैरह बता देते हैं कि कौन सी दिशा है, भाई नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, तो ये सब भी जो है किए जाने लगी थी इन्हीं के टाइम पे। यानी कि इनसे पहले जो है चीन में वो सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। चीन में क्या भाई पूरे विश्व भर में ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। लेकिन भाई जब चीन में सोंग राजवंश आया तो इनके टाइम पे भाई बहुत ज्यादा प्रशासनिक विकास हुआ, सैन्य विकास, और विज्ञान में तो भाई आप देख ही चुके हो, इन लोगों ने कागज के नोट वगैरह छापने लग गए, बारूद वगैरह का इस्तेमाल करने लग गए, चुंबक के जरिए भाई दिशा वगैरह बताने लग गए। तो ओवरऑल देखे तो भाई इन 3 क्षेत्रों में बहुत ज्यादा विकास हुआ था, प्रशासनिक, सैन्य और वैज्ञानिक क्षेत्रों में बहुत ज्यादा विकास हुआ था सोंग राजवंश के टाइम पे। अब ये जो सोंग राजवंश जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसे भी भाई हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसे भाई हम उत्तरी सोंग राजकाल बोल सकते हैं या सोंग राजवंश बोल सकते हैं, जो आप लोगों का भाई 960 से 1127 ईस्वी तक चला था। और इसके बाद का जो टाइम था भाई, जो आप लोगों का 1127 से 1289 तक का टाइम था, इसे हम भाई दक्षिणी सोंग काल बोल सकते हैं। अब ऐसा भाई बांट के क्यों पढ़ाया जा रहा है, मैं पहले आप लोगों को ये समझा दूं। देखो भाई जो आप लोगों का सोंग राजवंश था, इसकी शुरुआत भाई 960 ईस्वी में हुई थी, और इसके टाइम पे भाई बहुत ज्यादा जो है चीन तरक्की कर रहा था प्रशासनिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में। और मोस्टली भाई जो चीन का जो कंट्रोल था वो सोंग राजवंश के हाथों में ही हुआ करता था। लेकिन भाई फिर टाइम आता आप लोगों को 1127 का। इस टाइम तक क्या हुआ भाई, सोंग राजवंश जो है वो थोड़ा ढीला पड़ गया, थोड़ा कमजोर पड़ गया, और फिर इनकी जगह जो है एक दूसरा राजवंश आ गया था जिसे हम कहते हैं जिन राजवंश। अब ये जो जिन राजवंश था ना भाई, इसका भाई सोंग राजवंश से ज्यादा कंट्रोल हो गया था चीन के अंदर। लेकिन सोंग राजवंश का भी कुछ इलाकों में कंट्रोल था, ऐसा नहीं था कि सोंग राजवंश खत्म हो गया, नहीं, चीन में कुछ जगहों पर सोंग राजवंश का भी शासन चल रहा था, लेकिन वो कम हो गया था। तो इस वजह से ही भाई डिवाइड करके आप लोगों को पढ़ाया जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया हो जो उत्तरी सोंग राजकाल, इस टाइम तक भाई आप लोगों का जो सोंग राजवंश था वो लगभग पूरे चीन पे कंट्रोल करता था, सबसे बड़ा राजवंश था चीन में। लेकिन भाई जो आप लोगों का दक्षिणी को सोंग काल है, इस टाइम पे सोंग राजवंश का ज्यादा जो है दबदबा नहीं हुआ करता था चीन में, इस वजह से इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ चुकी होगी। अब ये जो उत्तरी सोंग काल है भाई, इस टाइम पे सोंग राजवंश की जो राजधानी थी वो थी भाई आप लोगों की बियानजिंग, यानी कि बियानजिंग नाम का शहर था, सोंग राजवंश ने उसे अपनी राजधानी जो है बना रखा था। फिर भाई आप लोगों का जिन राजवंश आ गया, और उत्तरी चीन का जो नियंत्रण है वो सारा जिन राजवंश के हाथों में ही चला गया सारा। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे उत्तरी चीन की बात क्यों हो रही है, मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था आप लोगों को, जो पीली घाटी वाला एरिया था ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था भाई चीन की दृष्टि से, चीन में देखे तो ये जो पीली घाटी वाला एरिया था ये उत्तरी चीन में ही था। और आप ऐसा मान सकते हो कि भाई जो इन एरिया पे कंट्रोल रखता था, समझ लो उसका पूरे चीन पे कंट्रोल है। तो भाई अब जो है जिन राजवंश का जो उत्तरी चीन पे कंट्रोल पूरा हो गया था। फिर भाई मजबूरन जो है ये जो सोंग राजवंश था, इन्हें भाई अपना जो है शासनकाल दक्षिण में चलाना पड़ा, यानी कि जो दक्षिणी चीन था नीचे की तरफ वहां पे चलाना पड़ा। वहां पे जो नदी हुआ करती थी उस नदी का नाम था भाई यांगसे नदी। अब दक्षिण में जाके भाई इस राजवंश ने यानी कि सोंग राजवंश ने अपनी राजधानी लिन आन को बना लेता। लिन आन एक शहर है, उसको भाई अपनी जो है राजधानी बना लेता दक्षिण में पहुंचकर सोंग राजवंश ने। अब आप लोगों को भाई मैंने शुरू में बताया था कि ये जो सोंग राजवंश था इन लोगों ने भाई बारूद वगैरह का जो है आविष्कार किया था। सबसे पहले शुरुआती बारूद वगैरह का इस्तेमाल करना इन्होंने ही शुरू करा था सोंग राजवंश, क्योंकि भाई जिन राजवंश से रक्षा की जा सके इस वजह से इन्होंने बारूद वगैरह का आविष्कार किया था।
ताकि जिन राजवंश इन पे हमला वगैरह करे तो ये अपनी प्रोटेक्शन जो है कर सके। फिर आते हैं भाई आप लोगों के 1234 के आसपास मंगोल राजवंश चीन के अंदर। और इन मंगोल राजा ने क्या करा भाई, सबसे पहले तो ये उत्तरी चीन में गए जिन राजवंश के पास, और जिन राजवंश के साथ लड़े और उन्हें हरा दिया और उत्तरी चीन का पूरा कंट्रोल जो है अपने हाथों में ले लिया। रही बात भाई दक्षिण चीन की, दक्षिणी चीन में सोंग राजवंश था। फिर भाई ये चुप नहीं बैठे, ये लोग फिर दक्षिणी चीन में भी आ गए। फिर दक्षिणी चीन में जो सोंग राजवंश था इन्हें भी हरा दिया और इन्हें भी खत्म कर दिया। यानी कि अब पूरी तरीके से चीन का जो पूरा कंट्रोल था वो किसके हाथ में पहुंच गया, मंगोल राजवंश के हाथ में पहुंच गया। अब भाई मंगोल राजवंश ने लड़ाई वगैरह करी, सोंग राजवंश को हरा दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मंगोलों का नुकसान नहीं हुआ होगा। जब लड़ाई होती है तो भाई दोनों तरफ ही नुकसान होता है, पिटाई दोनों तरफ ही होती है। इन दी एंड भाई जो ज्यादा पावरफुल होता है वो लड़ाई जीत जाता है, या जिसका कम नुकसान होता है वो लड़ाई जीत जाता है। तो इसी तरीके से कम नुकसान जो था वो मंगोलों को हुआ था, इस वजह से मंगोल जीत गए थे। लेकिन भाई मोंग के खान के नाम के भाई एक इनके शासक हुआ करते थे जो सबसे बड़े शासक थे मंगोलों में। सोंग राजवंश जो है उन्हें तो मार देता है लड़ाई में, लेकिन मोंग के खान के बाद मंगोल वंश में जो राजा आता है वो था भाई कुबलई खान। कुबलई खान को नहीं हरा पाते ये सोंग शासक वाले, तो कुबलई खान ने क्या करा भाई, सोंग शासकों को हरा दिया 1289 में, और फिर पूरे चीन पे जो है अपना कंट्रोल कर लिया। यानी कि अब मंगोल राजवंश का जो है पूरे चीन पे कंट्रोल हो चुका था। अब भाई आप मंगोल राजवंश को युआन राजवंश भी बोल सकते हो, इसे दोनों नामों से जाना जाता है, या आप युआन बोल लो या मंगोल राजवंश बोल लो। अब जनरल नॉलेज के लिए भाई अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भाई चीन में युआन या मंगोल राजवंश की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोगों को लगेगा जब भाई 1289 में सोंग राजवंश हारा है तो उसके बाद ही होगी, यानी कि 1289 में होगी, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो मंगोल राजवंश की शुरुआत हो चुकी थी चीन में वो हुई थी 1271 में, यानी कि 8 साल पहले ही हो चुकी थी इस डेट से। अब वो कैसे, क्योंकि भाई इन लोगों ने उत्तरी चीन का तो एरिया जीत ही रखा था अपना, मंगोलों ने या युआन राजवंश ने, तो इन्होंने भाई 1271 में आके अपने आप को चीन का सम्राट, चीन का राजा जो है घोषित कर देता। इस वजह से इसकी शुरुआत जो है 1271 में मानी जाती है। आई होप आप लोगों को ये सोंग राजवंश भी समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं भाई आप लोगों का मंगोल या युआन राजवंश की। अब जब भाई मंगोल राजवंश आ गया सोंग राजवंश को हराकर, तो भाई ये टाइम पहली बार तब पूरे चीन में कि बाहर के किसी शासक ने आके चीन के शासकों को हरा के और उस पर अपना कब्जा कर लिया चीन पे। तो ये जो मंगोल शासक थे ये बाहर से आए हुए थे शासक। अब भाई जब 13वीं शताब्दी आती है तो मंगोल शासक में एक थे चंगेज खान, आप लोगों ने इनका नाम बहुत सुना होगा। तो इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने उत्तरी चीन के इलाके पे तो पूरा कब्जा कर लिया, इसके साथ साथ भाई इन्होंने पश्चिमी एशिया को भी धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। यानी कि इस तरफ का जो एरिया ना चीन के, आप इस तरफ के जो एरिया देखोगे यूरोप वगैरह साइड, एशिया वगैरह साइड, जो ये पश्चिम एशिया, तो इन इलाकों को भी धीरे धीरे जो है आक्रमण करके इन पे अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया धीरे धीरे। जैसे कि भाई आप लोगों ने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा होगा, वो भी इसी साइड थी, पश्चिम की साइड ही। तो मेसोपोटामिया वगैरह के सारे इलाके को हरा के उस एरिया को भी अपने अंडर में ले लिया चंगेज खान ने। इसके साथ साथ जो कैस्पियन सागर का एरिया था वो सारा एरिया भी अपने अंडर में ले लिया। यानी कि अब चीन का एरिया जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो चंगेज खान के टाइम पे। अब भाई ये मंगोल शासकों की इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि भाई ये लोग क्या कर रहे थे, बाहर के एरिया पे भी आप आक्रमण वगैरह करके उन एरिया को भी अपने कंट्रोल में ले जा रहे थे। तो इन्हीं हरकतों की वजह से चीन के लिए भाई, चीनी सभ्यता के लिए एक गंभीर खतरा जो है पैदा हो चुका था। अब वो कैसे, क्योंकि भाई लगभग दुनिया के जो और भी जगह थे जहां पे राजा वगैरह हुआ करते थे वो सारे जो है चीन के एक तरीके से दुश्मन जो है बनते जा रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो मंगोल शासक थे ना, या युआन राजवंश आप बोल सकते हो, ये लोग भाई खून खराबा के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे, बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाते थे, बहुत ज्यादा खून खराबा करते थे। जैसे कि भाई इनकी सोंग राजवंश के साथ लड़ाई थी दक्षिण में, तो इन्होंने भाई जो मासूम लोग थे, बेफालतू जो लड़ाई में घुस भी नहीं रहते, उन लोगों की भी बहुत ज्यादा हत्या करी थी सोंग राजवंश के साथ साथ। और इसके साथ साथ भाई जो भी राजा इनका विरोध करता था या जो भी इनके अगेंस्ट में होता था यहाँ पे पश्चिम की साइड में, तो इन्होंने क्या करा भाई, उन एरिया में जाके सेना से आक्रमण करा और वहां पे खूब सारी जो है बहुत सारे लोगों को ये मार डालते थे, किसी को भी नहीं छोड़ते थे, और पूरे शहर के शहर जो है तबाह कर दिए जाते थे वहां पे। तो मतलब बहुत ज्यादा जो है क्रूरता दिखाते थे ये लोग, बहुत ज्यादा हत्या करते थे, जिस वजह से जो है भाई चीन की सभ्यता के लिए जो है खतरा वगैरह पैदा हो चुका था। अब धीरे धीरे भाई समय बीता
तो इन मंगोलों को भी समझ में आने लग गया कि भाई हम इतना खून खराबा वगैरह कर रहे हैं, इससे हमें मिल क्या रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। इससे बढ़िया तो ये जो चीन के लोग हैं, ये जो बाहर के एरिया पे हमने कब्जा वगैरह करा है, इन सारे लोगों पर टैक्स वगैरह लगाया जाए और ज्यादा से ज्यादा इनसे कमाई की जाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम इन्हें मार देंगे, इनके साथ इतना गंदा व्यवहार करेंगे तो कुछ फायदा तो हमें वैसे भी नहीं हो रहा। तो इस वजह से अब इन्होंने टैक्स वगैरह जो है लगाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ भाई इन्होंने क्या करा, जो हमारा तांग वंश राजवंश था, यानी कि जो पहला राजवंश था तांग राजवंश, उसने जो भाई एग्जाम वगैरह की शुरुआत करी थी, यानी कि शासन वगैरह में जुड़ने के लिए आप लोगों को एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा, वो वाली जो व्यवस्था उसने स्टार्ट करी थी। तो इन्होंने उस सब चीजों को भी बैन कर दिया, उस सब चीजों को भी प्रतिबंधित कर दिया, रोक दिया। तो अब आप सोचोगे कि भाई अब शासन करने के लिए इन्हें लोग वगैरह कहां से मिलने लगे, तो अब ये क्या करने लगे, अपने लोगों को लगाने लग गए, जो चीनी लोग नहीं थे, ये मंगोल लोगों को ही अब लगाने लग गए शासन वगैरह पे। अब ऐसा भाई कब तक चलता रहता, क्योंकि जनता तो चुप नहीं बैठती, तो जनता ने भाई धीरे धीरे जो है विरोध करना शुरू करा। फिर जो है 14वीं शताब्दी तक आते आते ये मंगोल जो है थोड़े कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि भाई जनता जो है वो थोड़ा विरोध वगैरह कर रही थी, अशांति वगैरह पैदा कर दी थी इनके लिए, और ये वैसे भी धीरे धीरे कमजोर होते चले गए थे, क्योंकि इनके पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा दुश्मन जो है बन चुके थे। तो अब ऐसे में भाई इन्होंने अपनी जनता को शांत करने के लिए, चीन की जनता को शांत करने के लिए क्या करा, जो वो एग्जाम वगैरह इन्होंने जिस पे रोक लगाई थी, उस एग्जाम को दोबारा से चालू कर दिया। लेकिन भाई अब उस एग्जाम में जो भी पास वगैरह होके शासन वगैरह में जुड़ेगा, तो जो चीन के लोग होंगे उनको नीचे की पोस्ट ही देते थे, ये ऊपर वाली पोस्ट अपने लोगों को ही देते थे। अब भाई ये मंगोल राजवंश था तो बहुत ज्यादा बुरा, लेकिन भाई धर्म के मामले में जो है इसे आप थोड़ा अच्छा कह सकते हो। वो कैसे, क्योंकि भाई इसने बौद्ध धर्म वगैरह को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, उसको सुरक्षा वगैरह दी थी। इसके साथ साथ जो धार्मिक संस्था हुआ करते थे, जैसे बौद्ध धर्म के कोई मठ वगैरह हुआ करते थे, या बौद्ध धर्म के लोग वगैरह हुआ करते थे, उनको ये बहुत ज्यादा दान वगैरह दिया करते थे। अब मंदिर वगैरह या धर्म वगैरह के मामले में अच्छे थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लोगों के साथ अच्छे थे। लोगों के साथ ये शुरू से ही बुरा करते आए थे। चीन के लोगों के साथ ये बाहर जितने भी लोगों को एक कब्जा करते जा रहे थे, जितने भी एरिया पे, उन सबके साथ जो है ये बहुत ही ज्यादा गलत करते जा रहे थे। जैसे कि भाई उस टाइम पे मोस्टली सारे किसान ही हुआ करते थे, क्योंकि और कोई जॉब ही नहीं थी। तो ये क्या करते थे भाई, कभी कभी जो है किसानों की जो भी खेती बाड़ी हुआ करते थे उन्हें भी जब्त कर लिया करते थे, यानी कि जबरदस्ती जो है सारी खेती बाड़ी छीन लिया करते थे। कभी कभी भाई पूरी पूरी किसानों की जमीन वगैरह पूरी छीन लिया करते थे, यानी कि जमीन जो है अपने कब्जे में लिया करते थे। जिससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है चीन में सारी जो किसान वाली व्यवस्था थी, यानी कि कृषि वगैरह थी, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा उस पर, कृषि वगैरह थोड़ी कमजोर हो गई। और अब ये जो है मजदूर वगैरह, इन्हें भाई मजबूरन महलों वगैरह में, सड़क वगैरह में, इन सबको बनाने में, इन सबकी मरम्मत करने में मजदूरी वगैरह का काम करना पड़ा मजबूरी में आके लोगों को। तो आई होप आप लोगों को मंगोलों के बारे में भी समझ में आ चुका होगा, मंगोल राजवंश के बारे में भी याद रखिएगा। बात करते हैं भाई अपना लास्ट राजवंश जो है, वो है भाई हमारा मिंग राजवंश। अब भाई ये मिंग राजवंश कहां से आ गया, क्योंकि मंगोल तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। मैंने आप लोगों को बताया था 14वीं शताब्दी तक आते आते जो मंगोल था, मंगोल राजवंश, वो कमजोर होने लगा था। फिर 14वीं शताब्दी तक पूरा जो है वो उसका पतन हो गया, खत्म हो गया मंगोल राजवंश। उसके बाद आया भाई हमारा मिंग राजवंश, क्योंकि भाई मिंग राजवंश के जो राजा वगैरह थे उन्होंने क्या करा, मंगोल वगैरह के राजाओं को हरा के धीरे धीरे पूरे चीन पर जो है अपना कब्जा कर लिया। जैसे कि भाई उन्होंने क्या करा, पैकिंग नाम की एक शहर है, जगह है चीन में उस टाइम पे, इस पर भाई 1368 में मिंग राजाओं ने क्या करा, कब्जा कर लिया और फिर अपनी इसे राजधानी बना लिया। अब फिर धीरे धीरे करके भाई अपने राजवंश की जो है चीन में स्थापना कर दी, और फिर धीरे धीरे जो है मंगोलों का पतन होता चला गया। अब ये जो मिंग राजवंश है भाई, यह आप लोगों का 1368 से 1644 ईस्वी तक चला था भाई चीन में। अब ये जो मिंग राजवंश था, ये भाई चीन का ही राजवंश था, यानी कि जैसे मंगोल बाहर से आए थे तो ये उस टाइप के नहीं थे, ये चीन के अंदर के ही राजवंश थे। जैसे कि भाई सांग राजवंश था हमारा, और जो तांग राजवंश था ये चीन के अंदर थे। इसी तरीके से मिंग राजवंश है, ये भी चीन के अंदर के ही थे। तो इस वजह से भाई इन मिंग राजवंश ने सांग राजवंश और तांग राजवंश ने जो जो चीजें जैसी जैसी करी थी, कुछ कुछ टाइप उसी टाइप से बहुत सारी चीजें उन्होंने करी। जैसे कि भाई सीमा वगैरह को मजबूत बनाने पे इन्होंने ज्यादा जोर दिया, और इसके साथ साथ भाई जो मंचूरिया वाला एरिया है, या मंगोलिया वाला एरिया है, या इंडो चाइना वाला एरिया है, बर्मा वाला एरिया है, तिब्बत वाला एरिया है, इन सबके आसपास का जो एरिया है
वो सारा अपने कंट्रोल में ले लिया और एक विशाल साम्राज्य जो बना दिया, यानी कि चीन को बहुत ज्यादा जो इन्होंने विशाल बना दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मिंग राजवंश के आगे कोई भी चुनौती नहीं आई थी, इनके भी आगे भाई बहुत सारी चुनौती आई थी। जैसे कि भाई एक एग्जांपल ले लो, तैमूर का नाम आपने सुना होगा, ये तुर्कमेनिस्तान का जो है राजा हुआ करता तैमूर, और ये एक तरीके से मंगोलों का भी राजा था। तो तैमूर ने भाई इन्हें जो है धमकी दी थी मिंग राजवंश को कि हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हें मार के पूरा कब्जा जो है कर लेंगे, लेकिन भाई तैमूर की खुद ही मृत्यु हो गई 1450 में आके। तो ये खतरा भी इनके लिए टल गया, पूरे से खत्म हो गया। इसके साथ साथ भाई जो ये मिंग राजवंश था, इन्होंने भाई नौवाहन पे जो है ज्यादा फोकस करा, यानी कि जहाज वगैरह से आना जाना जो है वो ज्यादा कर दिया, जहाज वगैरह की ज्यादा जो है इन्होंने डिमांड वगैरह बढ़ाई, सप्लाई वगैरह बढ़ाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भाई जहाज वगैरह से यात्रा वगैरह हुई तो इससे क्या हुआ, व्यापार वगैरह जो है खूब बढ़ा बाहर के देशों के साथ। और जब व्यापार वगैरह बढ़ा समुद्र के साथ भाई अब व्यापार वगैरह होने लगा, तो भाई इन्हें जो है मैरिनर कंपास वगैरह का जो इन लोगों ने इस्तेमाल वगैरह करना शुरू कर दिया 11वीं शताब्दी तक आते आते, क्योंकि भाई अब ये जहाज वगैरह के थ्रू जा रहे हैं तो वहां पे रास्ता वगैरह पता लगाने के लिए इनके पास कंपास होना जरूरी है। तो इस वजह से इन्होंने इस कंपास वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करा था। इसके साथ साथ भाई इन्होंने और भी बहुत सारे एरिया में जो है यात्रा वगैरह करी जहाज वगैरह के थ्रू, जैसे कि भाई भारत हो गया, सिलोन हो गया, मलय प्रायद्वीप हो गया या ईस्ट इंडिया हो गया, इस जगह पे जो है अपनी यात्रा वगैरह करी थी इन लोगों ने। अब ये यात्रा वगैरह करते थे तो भाई ये बहुत सारी जो है जानकारी वगैरह लेकर आते थे, जैसे कि भाई विज्ञान वगैरह से रिलेटेड, भूगोल वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज वगैरह लेके आते थे कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, कहाँ पे क्या कैसा हो रहा है, ये सारी चीजें जो है नॉलेज ले लेके आया करते थे ये लोग। इसके साथ साथ भाई इनकी जो नेवी थी, यानी कि नौसेना जो थी, वो भी ज्यादा जो है बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गई थी, क्योंकि ये भाई इनके टाइम पे नौसेना ही तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी, नाव वगैरह कहीं तो ज्यादा से ज्यादा इन्होंने विकास करा, तरक्की करा था, तो नेवी तो ऑब्वियस सी बात है भाई बहुत ज्यादा जो है शक्तिशाली होगी इनके टाइम पे। इसके साथ साथ भाई ये मिंग राजवंश ने क्या करा, कागज वगैरह की मुद्रा जो है शुरू कर दी, यानी कि कागज के पैसे वगैरह जो है शुरू कर दिए, जिससे भाई अर्थव्यवस्था में जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, यानी कि अर्थव्यवस्था बहुत तरीके से डूब गई, देश में गरीबी आ गई बहुत ही ज्यादा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने भाई जो चीन के लोग थे या बाहर के लोग जो चीन में आया करते थे उन सब पे जो है बैन लगा दिया कि भाई चीन के लोग बाहर नहीं जा सकते और बाहर के लोग चीन में नहीं आ सकते, ये सब बैन कर दिए, प्रतिबंध कर दिए, रोक लगा दी इस चीज से। अब इस चीज से भी इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जो बाहर से टेक्नोलॉजी आती थी या जो भी पैसा वगैरह भी जो आता था वो सब खत्म हो गया, व्यापार वगैरह भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया। तो बस भाई इतना ही था आप लोगों का मिंग राजवंश में। आई होप आप लोगों को ये चारों राजवंश का शासन जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद भाई और भी राजवंश आए होंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों को मध्यकालीन चीन का ही पढ़ना है, यानी कि आप लोगों को 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के आसपास का टाइम ही सारा पढ़ना था, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। तो इस टाइम के बीच में ये मेनली 4 राजवंश थे, तो इनके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। पेपर में भाई क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। अब जो आप लोगों से जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो है भाई आप लोगों को कन्फ्यूसीवाद से। अब ये जो कन्फ्यूसीवाद है भाई, इसको आप एक तरीके से धर्म कह सकते हो, यानी कि चीन में एक तरीके का धर्म था कन्फ्यूसीवाद। जैसे कि भाई भारत के आप एग्जाम्पल लोगे, भारत में क्या हुआ था, भगवान महावीर आए, गौतम बुद्ध आए, और इन्होंने क्या करा, भगवान महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत करी और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत करी। इसी टाइप से भाई चीन में भी जो है कन्फ्यूशियस आए और इन्होंने भाई बहुत सारी अच्छी जो है बातें बताई, बहुत सारी, और फिर ये धीरे धीरे चल के जो है चीन में एक धर्म बन गया जिसे हम कन्फ्यूसीवाद बोलते हैं। इसकी शुरुआत जो है भाई आप लोगों की 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है हुई थी चीन में। इस टाइम पे जो चीन में जो भाई राजवंश वगैरह थे, राजा वगैरह थे, वो बहुत ज्यादा लड़ते रहते थे आपस में, लोग जो है एक दूसरे को बहुत ज्यादा मार काट रहे थे और बहुत ज्यादा जो है पूरे चीन में गलत चल रहा था। तो ऐसे में भाई एक विद्वान का जन्म होता है चीन में, जिनका नाम है भाई कन्फ्यूशियस। कब हुआ है इनका जन्म भाई 551 ईसा पूर्व में। फिर भाई इन्होंने जो है लोगों को कुछ अच्छी बातें जो है बतानी शुरू करी और इनकी बातें और इनके जो विचार थे वही जाके जो है आगे चल के बहुत बड़े जो है एक तरीके से परंपराएं वगैरह बन गई, धर्म टाइप बन गई। तो उसी कहते हैं हम कन्फ्यूसीवाद, या आप बोल सकते हो भाई कुंगुत्फीवाद। तो दोनों में से कोई सा भी नाम आप बोल सकते हो। अब ये जो कन्फ्यूशियस थे भाई, ये एक बहुत ही बड़े संत थे, बहुत ही बड़े जो है महान विद्वान थे, संत कह सकते हो आप इन्हें। लेकिन भाई ये जिंदगी में अपने कुछ खास जो है वो कर नहीं पाए। जैसे कि भाई आप गौतम बुद्ध को देख लो, वो भी कहाँ कुछ खास कर पाए, लेकिन भाई उन्होंने जो किया वो कोई और कर भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो है अच्छाई का पाठ पढ़ाया है भाई
भारत के लोगों को, चीन के लोगों को, और फिर जाके एक नए धर्म की शुरुआत कर दी जिसे आज हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। तो सेम इनकी भी स्टोरी है इसी टाइप से। इन्होंने भाई चीन में लोगों को जो है अच्छाई का पाठ वगैरह पढ़ाना शुरू करा, जिससे भाई क्या हुआ, चीन में बहुत सारी परंपराएं जो है आ गई अच्छी अच्छी, जिन्हें हम कन्फ्यूशियसवाद बोलते हैं। अब ये जो कन्फ्यूशियस थे भाई, ये आज के टाइम पे एक जगह है भाई चीन में जिसका नाम है भाई सांगतुंग। वहां पे एक भाई छोटा सा राज्य है जिसका नाम है लू राज्य। तो ये वहां पे रहा करते थे भाई कन्फ्यूशियस। और इनके जो पिताजी का नाम था, यानी कि इनके पापा का जो नाम था वो था भाई कुंग। और इनके पापा एक सैनिक भी थे भाई। अब सैनिक हैं तो भाई ऐसा तो है नहीं बहुत ज्यादा तरक्की वाले होंगे, नहीं भाई, ये एक अभिजात वर्ग के थे। यानी कि अभिजात तो वैसे पैसे वाले लोग होते हैं, लेकिन ये पैसे वाले नहीं थे, कम पैसे वाले थे, जो होते ना लोअर मिडिल क्लास लोग, उस टाइप के थे ये। अब ये जो थे भाई कन्फ्यूजन, इन्हें ज्ञान तो बहुत था और इसी ज्ञान के चलते भाई इन्होंने जो है नौकरी की, लेकिन वो नौकरी भी इन्होंने जो है आगे चल के छोड़ दी, क्योंकि भाई इन्हें ये लगा कि मुझे जो है जगह जगह जाकर जो है लोगों को जो है ज्ञान देना चाहिए। ये लोग जो है आपस में इतना बुरा करते हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, तो मुझे इन सबको जाके शिक्षा देनी चाहिए, इन सबको समझाना चाहिए। तो इन्होंने भाई क्या करा, जगह जगह जाकर जगह जगह भटक कर जो है अपनी शिक्षाएं वगैरह देनी शुरू कर दी, जैसे कि गौतम बुद्ध वगैरह ने करा था, भगवान महावीर ने करा था। और सेम जैसे भाई उनकी बातों को सुनकर, गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर, भगवान महावीर की बातों को सुनकर लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते थे, प्रेरित होते थे और उनसे अट्रैक्ट होते थे, उनके साथ जुड़ते चले जाते थे। सेम इन्हीं के साथ भी ऐसा हुआ, ये जा जाके बातें बताते थे और फिर जो है लोग इनके साथ जुड़ते चले गए और इनकी बातों को मानते चले गए। अब ये बातें किस टाइप की करते थे, मतलब क्या क्या इनके विचार थे, जैसे कि भाई ये बोलते थे कि जो भलाई है ना, ये एक मनुष्य का गुण है। यानी कि आप किसी के साथ भला करते हो तो ये एक गुण है मनुष्य का, और ये जो गुण है ना भाई, ये ईश्वर ने आपको दिया है, तो इसलिए आप लोगों को इस गुण के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, यानी कि भलाई के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, किसी के भलाई के काम नहीं करते हो, तो समझ लेना आप ईश्वर का अपमान कर रहे हो, क्योंकि भाई ये गुण किसने दिया आपको, ईश्वर ने ही दिया है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो भाई आप ईश्वर का अपमान करते हो। तो ये सारी बातें बताएं। इसके साथ साथ भाई इन्होंने कुछ संबंधों पर भी ज्यादा जोर दिया, यानी कि इन संबंधों को लेकर भी बहुत सारी जो है इन्होंने बातें बताई, जैसे कि भाई राजा और प्रजा के बीच में, शासक और प्रजा के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, क्या क्या अच्छी बातें, क्या क्या बुरी बातें होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें इन्होंने बताई। साथ ही साथ पिता और पुत्र में कैसे संबंध होने चाहिए वो बताया इन्होंने, और बड़ा बेटा और छोटा भाई के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, ये सब चीजें बताई। और पति पत्नी के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए, और मित्र के बीच में, नहीं कि दोस्त दोस्त के आपस में कैसे संबंध होने चाहिए, ये सारी बातें बताई। एक तरीके से शांति की बातें बताई इन्होंने, अच्छी बातें बताई चीन की जनता को। इसके साथ साथ भाई ये भी चाहते थे कि सरकार जो है, यानी कि जो राजा है जो है, उसको सामाजिक असमानता को कम करना चाहिए, यानी कि जो लोग अमीर है और जो लोग गरीब है उन सबको इक्वल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज के लिए सरकार को काम करना चाहिए, राजा को काम करना चाहिए, और लोगों का जो जीवन स्तर है, यानी कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए सरकार को, राजाओं को। तो ये सारे कुछ विचार दिए थे भाई इन कन्फ्यूशियस विद्वान ने। तो आई होप आप लोगों को कन्फ्यूशियस बात भी समझ में आ चुका होगा। याद जरूर रखिएगा भाई, इससे जो है इस चैप्टर में तो क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आप लोगों से अगले चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है वो इससे रिलेटेड जरूर होता, तो इस चीज को याद जरूर रख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर भी आप लोगों को बहुत जल्दी करा दूंगा मैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रखे हैं, सारे सब्जेक्ट्स का वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। वीडियो में कुछ कमी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो में कुछ पसंद आया हो, मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो या आप लोगों को हेल्प मिली हो, तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर छोड़ के जाना मेरी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।